जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, जैसे जैसे एसएससी एमटीएस की कई सारी शिफ्ट्स होती जा रही हैं और अंतिम शिफ्ट साथियों अब बची हैं, मैं कहूंगा कि वैसे वैसे साथियों प्रश्नों का थोड़ा सा टेस्ट चेंज होता जा रहा है, यानी कि थोड़ा सा लेवल साथियों चेंज हो रहा है। तो मैं आज की इस वीडियो में साथियों आपको बताऊंगा कि क्या बदलाव आ रहे हैं जीके जीएस के क्वेश्चंस में, क्या इंग्लिश के बदलाव आ रहे हैं, क्या रीजनिंग, क्या मैथ। साथियों पेपर की अगर बात करें, पेपर में साथियों तब्दीली देखी गई है, तो क्या तब्दीली आई है साथियों, क्या चेंजेस आए हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और मैं कहूंगा साथियों कि अगर आपका पेपर अभी नहीं हुआ है तो इस पूरे सैंपल पेपर को देख कर जाइएगा। ये बिल्कुल उन्हीं शीट्स पर आधारित है, उन्हीं क्वेश्चंस पर आधारित है जैसे क्वेश्चन साथियों आ रहे हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि राजा राममोहन राय के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं। हमें इस बात पर ध्यान देना होगी कि कौन कौन से कथन सही है। राजा राममोहन राय ने एक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट नाम की एक पुस्तक लिखी थी, मैं कहूंगा बिल्कुल सही, इसको याद कर लीजिए, यहां से एक सवाल बनेगा। कह रहे कि उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि आर्य समाज की स्थापना तो दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी साथियों? दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो राजा राममोहन राय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी वाला सही नहीं है। उसके अलावा वह सभी मानवों की सामाजिक समानता में विश्वास रखते थे, सही है। उन्हें आधुनिक भारत के पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता, मैं कहूंगा बिल्कुल सही। यहां से एक सवाल आपसे बनेगा, तो मैं कहूंगा कि जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो मैं कहूंगा इनके द्वारा तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसे विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? सियाचिन ग्लेशियर की बात चल रही है। सियाचिन ग्लेशियर को ही विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है, कह रहे कि 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन के लिए ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन जो किया था वो किसने किया था? मैं कहूंगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन लंदन में किसने किया था साथियों? दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। साथियों इन सभी क्वेश्चंस को आप तैयार कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग जीके के क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद करंट अफेयर के साथियों, उसके बाद इंग्लिश के क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस हैं, उसके बाद मैथ के और साथियों रीजनिंग के। तो मैं आपसे कहूंगा साथियों कि आप अगर वाकई में चाहते हैं, अगर आप देखिए सीरियस है तो इस क्लास को लीजिए, लेकिन अगर आपको पेपर पास करने से कोई मतलब नहीं है तो मैं कहूंगा इस वीडियो को यही साथियों गिव अप कर दीजिए, यही छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते तभी साथियों आगे बढ़िएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के ए में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कहां पर किया गया है? अनुच्छेद 51 के ए में। उसके बाद देखिए, कह रहे कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना ये आखिर क्या है? क्या ये मौलिक अधिकार है? मैं कहूंगा नहीं। क्या ये विधिक अधिकार है? नहीं। सेना का कर्तव्य? नहीं साथियों, तो मौलिक कर्तव्य है। क्या है साथियों? कि जो भारत की संप्रभुता है, एकता है, अखंडता, इसको बनाए रखना ये आपका मौलिक कर्तव्य, हमारा मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद देखिए 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से दो शब्द जोड़े गए थे? तो मैं कहूंगा एक तो समाजवादी और एक धर्मनिरपेक्ष साथियों ये शब्द जोड़े गए थे। ये आप सभी लोगों को यहां पर याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किसके शासनकाल में लाया गया था? तो यहां पर आप लोग का आंसर जो होगा वो इंदिरा गांधी के साथ जाएगा, क्योंकि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी के शासनकाल में ही लगाया गया था। भारत में लोकायुक्त का अर्थ क्या होता है? ये शब्द आपने बहुत सुना होगा, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? वित्तीय क्षेत्र में होने वाली धोखाधड़ी के संबंध में की गई शिकायतों पर या लोक सेवकों या किसी भी राजनेता के खिलाफ भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जांच करने के लिए नहीं, लोक सेवकों या किसी भी राजनेता के खिलाफ किसी व्यक्ति की भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत की जांच करने के लिए राज्य स्तर पर संचालित निकाय, इसको ही एक तरीके से क्या कहा जाता है? लोकायुक्त कहा जाता है। तो एक बार इसको पढ़ लेंगे और एक बार साथियों इस ऑप्शन को पढ़ लेंगे, मेरा मानना है ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल ये कह रहे कि भारत के द्वारा अंगीकृत संघीय सरकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता
विशेषता कौन सी है मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा यहां पर अगर बात करें साथियों, राज्य और केंद्र के बीच का संबंध सहयोग पर आधारित होना चाहिए। यह भारत के द्वारा अंगीकृत संघीय सरकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता। ये सभी के सभी सवाल आप लोग साथियों याद रखेंगे। अब उसके बाद साथियों यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं एसएससी एमटीएस की, देखिए एसएससी एमटीएस की पीडीएफ की अगर बात करें, अगर आपने अभी तक पीडीएफ नहीं ली है तो मैं कहूंगा तुरंत साथियों अभी इस पीडीएफ को ले लीजिए, क्योंकि ये पीडीएफ आपके फुल पेपर पर आधारित है। यानी कि फुल पेपर साथियों कैसा आ रहा है यह आपको देखकर मालूम पड़ेगा कि हाँ भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और ये पूरा साथियों एक तरीके से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर है। मैं कहूंगा इन सभी क्वेश्चंस को अगर आप तैयार कर लेंगे तो यहां से आपका 65 से 70% साथियों पेपर आ रहा है। बशर्त इस बात की बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ना है। तो मैं कहूंगा साथियों इस पीडीएफ को एक बार सरसरी निगाहों से अगर देखकर चले जाएंगे तो आपका एग्जाम साथियों क्रैक हो जाएगा। और ये पीडीएफ सिर्फ आपको 45 रुपए में दी जा रही है, और साथ में साथियों जनवरी 2024 जनवरी से अगस्त 2024 तक का पूरा करंट अफेयर आपको दिया जा रहा है वन लाइनर प्रकार से। इसमें बहुत अधिक समय नहीं साथियों, 4 से 5 घंटे में ये करंट अफेयर कंप्लीट कर लेंगे। और डेली अगर साथियों 2 इसको देखें ना, 2 मॉक टेस्ट को आप लगाएं तो 5 दिन में ये कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास 1 दिन या 2 दिन बचे हुए तो मैं कहूंगा कम से कम 4-5 प्रैक्टिस सेट अगर आप लगा लेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा। तो साथियों दोनों पीडीएफ आपको सिर्फ 45 रुपए में भी दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है एसएससी एमटीएस पीडीएफ करके, उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक साथियों क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करके आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर लेंगे। तो अगर बात करें आर्द्रता का मापन सामान्यतः किससे किया जाता है, अगर आर्द्रता की माप करना हो तो साथियों शुष्क तथा आर्द्र बल्ब तापमान मापन इसके द्वारा होता है। इसमें तो इस्तेमाल किया जाता है आर्द्रता के मापन के लिए। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है करके कौन पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, ठीक है ना। तो उसके द्रव्यमान तथा फुटप्रिंट के आधार पर यह कहा जा रहा है। तो मैं कहूंगा टैमू मैसिव का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, टैम मैसिव है। अगला सवाल है कह रहे कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के साथ जुड़ी हुई है। तो मैं कहूंगा साथियों उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर सी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे निम्नलिखित में से कौन से राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं। साथियों ये सभी आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस है, जो आप अपनी शिफ्ट में देखेंगे ना, ये सभी वो क्वेश्चंस है। तो मैं कहूंगा इन सभी सवालों को आपको घोल कर पी जाना है, और महज जीके के नहीं, इसके बाद करंट अफेयर इनको भी तैयार करना है। जो इंग्लिश की अगर बात करें इनको साथियों रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस को भी आप लोग देख लेंगे। अब देखिए कह रहे कि पाकिस्तान की सीमा से कौन कौन से अपने राज्य लगे हुए हैं। तो मैं कहूंगा गुजरात लगा है, गुजरात लगा है साथियों, उसके अलावा पंजाब लगा है, राजस्थान लगा है, लेकिन हरियाणा नहीं लगा है। तो मैं कहूंगा ABC आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ABC कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर साथियों बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रभावित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। तो कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, दिबांग नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। उसके अलावा साथियों सुबनसिरी नदी भी है, तीस्ता नदी भी है, लेकिन तमसा नदी नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे सवाल पता देखिए पूछा यहीं से जाएगा, भले इनडायरेक्टली पूछा जाए, आपसे पूछा जाएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो इन तीनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आ जाएगा और वही ऑप्शन आपको लगा देना। जरूरी थोड़ी ना ऐसे में सवाल करवाऊं तो डिक्टो ऐसे ही आ जाए, थोड़ा सा चेंजेस करके तो साथियों सवाल आएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी मेची नदी इनमें से किसकी सहायक नदी है। तो मैं कहूंगा साथियों महानंदा की सहायक नदी है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जहां 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो मैं कहूंगा जब हम बात करते हैं साथियों केरल की, तो केरल में एक तो कन्नूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और कोझिकोड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और त्रिवेंद्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो मैं कहूंगा केरल में 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे मौजूद हैं। घूमर का पारंपरिक एवं उत्साहपूर्ण लोक नृत्य कौन सा है, यानी कि घूमर कहां पर किया जाता है। तो ये लोक नृत्य तो साथियों राजस्थान का है, तो राजस्थान में किया जाएगा। नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है, साथियों ये उत्तर प्रदेश में किया जाता है नौटंकी एक लोक नृत्य। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल के द्वारा की गई थी। तो इनकी अगर बात
बात करें साथियों, खंडगिरी गुफा इनका नाम है और इन गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल के द्वारा की गई थी। उसके बाद देखिए किसने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है, तो अभी हाल फिलहाल में WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ही मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। अगला सवाल देखिए, कह रही है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किसे शौर्य चक्र से सम्मानित किया है, तो मैं कहूंगा अगर बात करते हैं साथियों, वर्नोन डेसमंड कीन इनका नाम है और इनको ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। अगला सवाल है, कह रही है जारी उच्च शिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग में टॉप पर कौन आया है, शीर्ष पर कौन आया है, तो IIT मद्रास शीर्ष पर आया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए करके किस राज्य सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य बनाया है, तो मैं कहूंगा बिहार की बात चल रही, यानी कि बिहार सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशनों को अनिवार्य बनाया है। उसके बाद देखिए जारी फोर्ब्स के बिलियनियर्स की लिस्ट में शीर्ष पर कौन आया है, तो एलन मस्क आए हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। और ये क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी इन सभी सवालों को, इन सभी क्वेश्चंस को साथियों अपने जहन में स्टोर रखेंगे क्योंकि पेपर आपका जो आएगा वो यहीं से आएगा। और अब हम लोग देखेंगे इंग्लिश के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन साथियों जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर आपका अभी एग्जाम है तो देखा जाए ओवरऑल जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो अब साथियों मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। अगर आप किसी और चीज को पढ़ने में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं तो मैं कहूंगा पहले इस चीज को देखिए, क्योंकि ये उससे भी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको साथियों बता रहा हूं। क्योंकि सभी चीजों को मैं नहीं लाता, मैं सिर्फ वही चीजें लाता हूं साथियों जो आपके पूछे जाने की पूरी संभावना हो। चलिए तो पूरे 25 क्वेश्चंस देखे हम लोगों ने, सामान्य ज्ञान प्लस करंट अफेयर के, पूरे 25 क्वेश्चंस देखेंगे इंग्लिश के, उसके बाद रीजनिंग भी होगी, उसके बाद मैथ भी होगी। देखिए इनोसेंट एक वर्ड है और कह रहे कि इसका एंटोनिम्स बता दीजिए, तो आप सभी लोग जानते हैं कि इनोसेंट मतलब क्या होता है। इनोसेंट मतलब होता है साथियों मासूम। क्या इसका मतलब होता है? इसका मतलब होता है साथियों मासूम। अब अच्छा इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मैं कहूंगा चालाक हो जाएगा। तो चालाक की इंग्लिश मुझे यहां पर बता दीजिए, किसको चालाक कहा जाएगा, मैं कहूंगा कनिंग को चालाक कहा जाता है। इसलिए जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, कह रहे कि वी कैन नेग्लेक्टेड आवर सेल्फ, ठीक है ना, आवर सेल्फ यानी कि फ्रॉम द रेन बाई वियरिंग ए रेन कोट, या केयर आएगा, प्रोटेक्ट आएगा, या डिफेंड आएगा। मैं कहूंगा यहां पर प्रोटेक्ट आएगा, यानी कि वी कैन प्रोटेक्ट, हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं आवर सेल्फ, यानी कि एक तरीके से खुद को फ्रॉम द रेन, बारिश से प्रोटेक्ट कर सकते हैं बाय वियरिंग ए रेनकोट, रेनकोट पहनकर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, गो थ्रू द रूफ। क्या गो थ्रू द रूफ, इसका मतलब क्या होता है? ये ईडियम है और इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है। इसका मतलब होता है साथियों तेजी से बढ़ना, कोई भी चीज तेजी से बढ़ रही ना तो उसको कहते हैं साथियों गो थ्रू द रूफ। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, मैं कहूंगा राइज वेरी हाई, राइज वेरी हाई, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेलेक्ट द, अब यहां पर साथियों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके सामने आ चुका है, कहेंगे ए स्मॉल ऑर्नामेंट विच हैंग्स डाउन स्पेशली फ्रॉम ए नेकलेस। तो उसको क्या कहा जाता है साथियों? उसको एक तरीके से झुमका कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? कहीं ना कहीं झुमका कहा जाता है। और झुमके की इंग्लिश क्या होती है? पेंडेंट होती है। यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चलिए अगला सवाल है, कह रहे कि अब फिर से साथियों वन वर्ड आ गया है, कह रहे कि ए लिस्ट ऑफ बुक्स अवेलेबल इन ए लाइब्रेरी, यानी कि एक लिस्ट बुक्स कई सारी उपलब्ध हैं, कहां पर? एक लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं। तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा नहीं जाएगा साथियों, मान लीजिए बुक्स हैं बहुत सारी, तो उसको कैटलॉग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैटलॉग कहा जाता है। और कैटलॉग कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है साथियों? इसका मतलब कहीं ना कहीं किताबों की सूची भी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि कई सारी, देखिए कैटलॉग तो बहुत सारी चीजों की होती है कैटलॉग, लेकिन यहां पर किताबों का जिक्र किया गया है तो जाहिर सी बात है कैटलॉग का मतलब किताबों की सूची ही होगा। चलिए भाई उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि इनकरेक्ट आपको बताना है कौन सा वर्ड है, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए यहां पर साथियों जेलस लिखा है, सही स्पेलिंग लग रही है। जॉयस लिखा हुआ है, नर्वस लिखा हुआ है, लेकिन ये वर्ड साथियों यहां पर नहीं होना चाहिए क्योंकि फ्यूरियस वर्ड होता है। क्या होता है साथियों? वर्ड जो होता है ना वो फ्यूरियस होता है, और फ्यूरियस का मतलब होता है, भाई कहते नहीं ये बड़ा आदमी उग्र है, कैसा है? उग्र है। तो फ्यूरियस का मतलब उग्र होता है। खैर ऑप्शन नंबर ए बी सी की स्पेलिंग सही थी, डी वाले की गलत थी, और गलत थी तो सही क्या होगी ये भी मैंने आपको बतला दी। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड्स, यानी कि रन आफ्टर इन ऑर्डर टू
टू कैच और कैच अप विद। तो इसका मतलब की अगर बात करें, इसका मतलब कहीं ना कहीं पता क्या होगा, रन आफ्टर, पीछा करना, किसी का भी साथियों क्या, किसी का भी पीछा करना इस लाइन का निचोड़ है, इसका मतलब है। तो मैं कहूंगा साथियों चेज की जब हम बात करते हैं तो चेज को पीछा करना ही कहा जाता है। अगला सवाल है एंटोनिम आपसे पूछा जा रहा है साथियों कॉशियस का, यानी कि अगर बात करें साथियों इसका मतलब क्या होता है, कुछ लोग होते हैं सतर्क रहते हैं, तो सतर्क इसको हम लोग कह सकते हैं। इसका एंटोनिम्स आपसे पूछा गया ना, तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा साथियों, लापरवाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लापरवाह। अब लापरवाह की इंग्लिश क्या होती है साथियों, एक तरीके से रेकलेस होती है। तो रेकलेस आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अलर्ट का मतलब चेतावनी होती है, ये इसका एंटोनिम नहीं हो सकता, ठीक है ना। विजिलेंट की अगर बात करें, जागरूकता इसका मतलब होता है, ठीक है। और वॉचफुल का मतलब होता है साथियों, अरे ये तो बड़ा वॉचफुल है, ये तो बड़ा चौकन्ना रहता है, ठीक है। तो वॉचफुल का मतलब चौकन्ना हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि यहां से शुरू है, कह रहे कि एवरी डे क्या एवरीबॉडी वर गोइंग टू सी द सर्कस, यानी कि आपको बताने इसमें जो वर है ना, इसकी जगह पर साथियों क्या आएगा। अगर हम एवरीबॉडी की अगर बात करते हैं तो ये सिंगुलर है, ये प्लरल नहीं है। प्लरल होता तो साथियों वर का इस्तेमाल करते, ये सिंगुलर है इसलिए यहां पर वॉज का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि एवरीबॉडी वाज गोइंग टू सी द सर्कस। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, देखिए सवाल को और मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। कह रहे कि हैड यू नॉट बीन प्लेइंग विद ए बॉल फॉर द मॉर्निंग, बताइए। अब सेगमेंट की अगर एक सेगमेंट यहां पर है साथियों, एक सेगमेंट यहां पर है, दिक्कत किस सेगमेंट में लग रही है मुझे बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, हैड यू नॉट सही है, बीन प्लेइंग विद ए बॉल, ठीक है। फॉर मॉर्निंग नहीं आना चाहिए, यहां पर साथियों सिंस आना चाहिए। तो मैं कहूंगा फॉर मॉर्निंग गलत है, सिंस मॉर्निंग यहां पर आना चाहिए था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि 1 वर्ड यानी कि ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, यानी कि 10 ईयर्स के पीरियड को क्या कहा जाता है, 10 सालों की अवधि को साथियों दशक कहा जाता है। तो अब आपसे कुल मिला के पूछा यह जा रहा है कि दशक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, दशक को इंग्लिश में डिकेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिकेड कहा जाता है। और यहां पर साथियों मिलेनियम लिखा है, मिलेनियम का मतलब पता क्या होता है, मिलेनियम का मतलब होता है 1000 वर्ष। क्या इसका मतलब होता है, 1000 वर्ष इसका मतलब होता है। और फॉरनाइट की अगर बात करते हैं साथियों, फॉरनाइट का मतलब कहीं ना कहीं पखवाड़ा भी हम लोग इसको कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, अब आपकी लैंग्वेज में पता नहीं क्या कहा जाएगा, चलिए। और सेंचुरी की अगर बात करें, इसको मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साथियों शताब्दी। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो मैं कहूंगा कि आपका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अगला सवाल है, करके सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम लोडेड वर्ड्स। आपको यह बताना है कि लोडेड वर्ड्स का आखिर मतलब क्या होता है, बताइए। चलिए देखिए, वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज दैट इज इम्पोलाइट एंड ड्रूड नहीं, वर्ड्स दैट कैरी मोर सिग्निफिकेंट, यानी कि वो वर्ड्स जो बहुत एक तरीके से सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है देन देयर लिटरल मीनिंग, अपने मीनिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहूंगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं को लोडेड वर्ड्स कहा जाता है। तो ये एक ईडियम है, इस ईडियम का मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। एंटोनिम अब आपसे यहां पर पूछा जा रहा है साथियों कनेक्ट का, तो कनेक्ट का भाई एंटोनिम्स क्या हो पाएगा, तो कनेक्ट का मतलब क्या होता है भाई, दो चीजों को आपस में जोड़ना, यानी कि इनको जोड़ना, एंटोनिम्स इसका आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा भाई किसी को जोड़ना ना, किसी दो चीजों को अलग करना आपस में, इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। अलग करने को क्या कहा जाता है, लिंक कहते हैं नहीं, या साथियों डेम्यूर कहते हैं, डेम्यूर भी नहीं कहते हैं। डेम्यूर का मतलब पता है क्या होता है भाई, क्या दिक्कत है आपको, क्या आपत्ति है आपको, यानी कि आपत्ति। आप फिल्म की अगर बात करते हैं साथियों, किसी का साथ देना। लिंक की अगर बात करें, लिंक का मतलब भी कहीं ना कहीं वही जोड़ना ही होता है। लेकिन डिटैच की अगर बात करें, डिटैच का मतलब साथियों एक तरीके से अलग करना हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का साथियों सवाल है, कह रहे कि पल्लवी गेव ए स्ट्रॉन्ग स्माइल व्हेन शी सॉ हर डॉटर ऑन द स्टेज, यानी कि जब पल्लवी ने अपनी पुत्री को स्टेज पर देखा तो उसने स्माइल की। कैसी स्माइल की, क्या बहुत स्ट्रांग स्माइल, कोई स्ट्रांग स्माइल थोड़ी ना करेगा ना, थिक स्माइल करेगा। मैं कहूंगा ब्रॉड स्माइल की जाती। कैसी साथियों, ब्रॉड स्माइल की जाती है। चलिए तो इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए साथियों, कह रहे हैं कि आपसे विजुअली की अगर बात करें, इसका एंटोनिम आपसे पूछा जा रहा है। चलिए विजुअली की अगर बात करें, इसका एंटोनिम्स आपको बताना है, बताइए। चलिए
देखिए यहां पर अगर बात करें इसको साथियों हम लोग कह सकते हैं भाई कोई जैसे कहते हैं ना ये चीज कोई निश्चित नहीं है, तो निश्चित नहीं है इसको साथियों विजुअली एक तरीके से कहा जाता है। लेकिन इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा साथियों, अगर बात करें डिस्टिंक्टली, इसका क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा साथियों डिस्टिंक्टली, ठीक है, यानी कि क्लियरली एक तरीके से इसको कहेंगे। तो मैं कहूंगा ये आपका एंटोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब आपको देखना है साथियों कि ट्विज ए मंथ, ट्विज ए मंथ की अगर बात करते इसका मतलब क्या हो जाएगा मुझे बताइए। चलिए तो क्या इसको कहा जाता है, ट्विज ए मंथ को साथियों बाई मंथली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बाई मंथली कहा जाता है। अगला सवाल है कह के वर्थ का सिनोनिम मुझको आपको बताना है, बताइए। वर्थ की अगर साथियों बात करते हैं, कहते हैं भाई ये चीज बहुत वर्थ है, ये चीज बहुत कीमती है। क्या ये चीज बहुत कीमती है, ठीक है, कीमती कह लो या कीमत ज्यादा इसका रहेगा, कीमत रहेगा साथियों, कीमती नहीं। वर्थ का मतलब कहीं ना कहीं होता है कीमत, ठीक है। अब इसका क्या आपसे पूछा जा रहा है, इसकी सिनोनिम्स आपसे पूछा जा रहा है, तो पावर होगा नहीं, या साथियों रफनेस होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। मैं कहूंगा वैल्यू होगा, क्योंकि वैल्यू मतलब भी कहीं ना कहीं वही कीमत होता है। भाई क्या वैल्यू है तुम्हारी, क्या तुम्हारी कीमत है, ठीक है। चलिए तो मैं कहूंगा वर्थ का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों वीडियो में बने रहिए, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ये बहुत गंदी बात है। तो साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जब आपको साथियों कोई पूरी मेहनत के साथ पढ़ा रहा है और पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ा रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता साथियों कि आपका एक नंबर या आधे नंबर से सिलेक्शन रुक जाए। मैं ये चाहता हूं कि आप जब एग्जाम देकर आए तो आपको टेंशन ना हो कि भैया मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। पत्थर की लकीर पर लिख दीजिए कि मेरा सिलेक्शन इस बार हो जाए, क्योंकि मैं टारगेट सिलेक्शन से प्रॉपर पढ़ा हूं। ऐसा नहीं साथियों आप एक क्लास देखी फिर 2 दिन बाद आए। ऐसे हजारों हजार बच्चे हैं साथियों टारगेट सिलेक्शन से जुड़े, हजारों हजार बच्चे जो क्लासेस को रेगुलरली देखते हैं, रोज देखते हैं, एक एक चीज समझते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट जो मैं समझाता हूं उनको देखते हैं, उनको समझते हैं। तो अब बताइए सिलेक्शन उनका होगा जो मेरी हर एक क्लास को बहुत ध्यान से देखते हैं, या सिलेक्शन उनका होगा जो हर तीसरे दिन आते हैं, क्लास को देखते हैं, थोड़ा सा क्लास को देखकर चले जाते हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा साथियों मेहनत से पढ़ाई कीजिए। ये मौका, ये जीवन आपको एक बार मिला है, ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, ये दोबारा नहीं मिलेगा साथियों। और समय भी आपके पास बहुत कम है, क्योंकि एसएससी एमटीएस एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत एज वाला बंदा फॉर्म नहीं भर सकता। तो अभी आपके पास कुछ समय है, इसमें अगर आपने अपने होश संभाल लिए, अपने आप को सुधार लिया, खुद को संभाल लिया, ठीक है ना, और लड़कों जैसा टाइम वेस्टिंग वाला आपको अपने आप को नहीं बनाने। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत आजकल की है कि इंसान अपने समय की वैल्यू नहीं करता, और जब आप समय की वैल्यू नहीं करते तो ये समझ लीजिए लाइफ में वो इंसान कुछ पा ही नहीं सकता जो अपने समय की कीमत ना जानता हो, अपने समय की वैल्यू ना जानता हो। तो सबसे पहले तो अपने समय की, देखिए आपने अगर अपने समय की वैल्यू कर ली, समय को जो बेवजह जहां आप खर्च कर रहे हो आपने अगर उससे बचा लिया, और आप नॉर्मली बहुत अधिक नहीं, कुछ लोग 9 घंटे भी सोते हैं, 8 घंटे की, ये 2 चीजें मैं आपको दे रहा हूं साथियों, गोल्डन चीजें हैं। एक तो आप कम सोए, कम सोने का मतलब है 6 से 7 घंटे, 7 घंटे अगर आप सोए, और आपने गलत जगह अपने समय को बर्बाद करने से रोक लिया, तो आपसे ज्यादा सफल कोई इंसान हो नहीं सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता। मैं यही कहूंगा ये परीक्षा एसएससी एमटीएस की तो ये बहुत छोटी चीज है पास करना। जिस दिन आपको समय की वैल्यू करना आ गई, कदर करना आ गई, तो ये समझ लीजिए साथियों आपसे महान कोई नहीं, आपसे ताकतवर कोई नहीं, आपसे बुद्धिमान कोई नहीं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए कह रहे कि सीज का साथियों सिनोनिम्स क्या हो सकता है मुझे बताइए। तो जब हम सीज की बात करते हैं, कहते नहीं भाई अरे ये चीज तो सीज हो गई है, यानी कि इस चीज को जब्त कर लिया गया है, यानी कि जब्त करने को कहा जाता है भाई सीज हो गई है। तो मैं कहूंगा इसका सिनोनिम साथियों क्या हो सकता है, इसका सिनोनिम से शट नहीं होगा, लॉस नहीं होगा, ऑफर नहीं होगा, इसका सिनोनिम होगा साथियों कैच। कैच का मतलब भी क्या होता है, कैच का मतलब भी होता है पकड़ना, ठीक है। तो जब्त करना या पकड़ना कहीं ना कहीं बात एक ही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, बताइए यानी कि सॉन्ग विच इज संग इन ए चर्च बाय ए ग्रुप सिंगर, यानी कि एक समूह गायकों का एक समूह है, उनके द्वारा चर्च में एक गाना गाया जाता है। क्या एक गाना गाया जाता है, तो उसको साथियों क्या कहा जाता है मुझे बताइए। जब ईसाई लोग चर्च में कोई गाना गाते हैं तो उसको साथियों ईसाई भजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसको ईसाई भजन कहा जाता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ईसाई भजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं, उसको कैरोल कहा जाता है, ईसाइयों के भजन को। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग साथियों गलत है, देखकर मुझे बता दीजिए कि राइट आंसर आपका यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। चलिए देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों अलुमनी की अगर बात करें, तो एक आपने सुना होगा आपके कॉलेज में होती है अलुमनी मीट। अलुमनी मीट की अगर बात करें तो वो
किनकी मीटिंग्स एक तरीके से होती है, वो किसका फंक्शन होता है, वो उन छात्रों का फंक्शन होता है जो उस कॉलेज से जा चुके हैं, यानी कि जो वहां से पढ़ाई कर चुके हैं, उनकी एक पार्टीज वगैरह होती है। लेकिन कुछ कुछ कॉलेज क्या करते हैं, वो जो छात्र जा चुके हैं उसमें से उन छात्रों को बुलाते हैं जिनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो चुका होता है, जिनका कहीं कहीं गवर्नमेंट जॉब जो एक तरीके से हो चुके हैं, ऐसे प्राइवेट लोगों को नहीं। ठीक है, तो अलुमनी मीट कहते हैं। अलुमनी का मतलब होता है साथियों पूर्व छात्र। क्या इसका मतलब होता है? इसका मतलब होता है साथियों पूर्व छात्र। और यहां पर अगर बात करें साथियों सोशलाइट की अगर बात करें, होता है एक अच्छा व्यक्ति, यानी कि एक प्रभावपूर्ण व्यक्ति। ठीक है, मस्कट की अगर बात करते हैं, मस्कट कहते नहीं भाई इसका मस्कट क्या है, मस्कट का मतलब होता है शुभंकर। मस्कट का मतलब क्या होता है साथियों? शुभंकर इसका मतलब होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहां पर अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए वाली जो स्पेलिंग लिखी हुई है ना साथियों, यहां पर लिखा हुआ है मिसनथ्रॉप। ठीक है, मिसनथॉर्प लिखा हुआ है, मिसनथॉर्प नहीं होता है साथियों, मिसनथ्रॉप होता है। क्या होता है साथियों? मिसनथ्रॉप होता है, यानी कि THROPE होता है। देखिए अंत वाला लिख देता हूं, थ्रॉप ये होता है। और इसका मतलब पता क्या होता है? देखिए जो मानवों का दुश्मन है, यानी कि जो मानवों से घृणा करे, उसको साथियों कहा जाता है मिसनथ्रॉप। इसलिए कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है? ऑप्शन नंबर ए वाले वर्ड की स्पेलिंग गलत है। गलत क्या है, सही क्या होगी वो भी मैंने आपको बताया, उसका मतलब क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर ईडियम है पेन इन द नेक, तो इसका मतलब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पेन इन नेक यानी कि गले में कोई दिक्कत है, अगर कोई कष्ट में है या कोई किसी प्रकार के दर्द में है तो उसको कहा जाता है पेन इन द नेक। ठीक है ना, तो पेन इन द नेक का मतलब क्या हो जाएगा? समवन और समथिंग दैट इज एनोइंग और ए नॉइसेंस। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कहने के 4 सेगमेंट आपके सामने बटे हुए हैं। एक तो आयरन इज, उसके बाद साथियों मोस्ट यूजफुल, उसके बाद देन एनी के बाद अदर मेटल। आपको बताने की दिक्कत कहां पर है साथियों, मुझे बताइए। चलिए देखिए, आयरन इज मोस्ट यूजफुल देन एनी अदर मेटल। अब यहां पर मोस्ट नहीं आना चाहिए साथियों, मोर आना चाहिए। क्या मोर आना चाहिए? तो मैं कहूंगा मोस्ट यूजफुल नहीं होता है, मोर यूजफुल होना चाहिए। आयरन के बारे में कहा गया यहां पर साथियों। चलिए उसके बाद देखिए, यानी कि आयरन जो है ना अदर मेटल और जो धातु हैं उनकी अपेक्षा साथियों ज्यादा यूजफुल है, तो मोस्ट नहीं आएगा, मोर आना चाहिए। उसके बाद देखिए गलत स्पेलिंग मुझे बताइए, ट्रांसलेट कैसे लिखा जाता है साथियों? ये तो आप भी जानते हैं ना साथियों। ठीक है, TRANS ट्रांस, और ये साथियों क्या हो जाएगा आपका? लेट हो जाएगा। ट्रांसलेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज का ट्रांसलेट करना, यानी कि अनुवाद करना। क्या साथियों? अनुवाद करना। तो मैं कहूंगा ट्रांसलेट, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अच्छा ट्रांसलेट, यहां पर अगर बात करें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड की अगर बात करें, ये क्या? अच्छा ये ट्रांसलेट नहीं लिखा हुआ है, ये कुछ और लिखा हुआ है। आखिर इसकी बात करें, आखिर क्या लिखा हुआ है? एक सेकंड रुकिए, देखिए ट्रांसेंड यहां पर लिखा हो, तो ट्रांसेंड की अगर बात करें मतलब क्या होता है भाई? कोई अगर बहुत ज्यादा बेस्ट है ना तो उसको कहा जाता है। यहां पर गलत स्पेलिंग ट्रांसलेट इसकी है, तो मैं कहूंगा इसकी गलत है। सही क्या है जो मैंने आपके सामने लिखी है, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ इकोसिस्टम या हैबिटेट्स या कल्चर या ग्राउंडलैंड्स, यानी कि बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ एंड लैक ऑफ फूड मतलब भोजन की कमी, और एनिमल्स आर फोर्स टू इंटर विलेज, यानी कि एनिमल्स जो है ना जानवर, ये साथियों गांव में घुसने को मजबूर हैं। क्यों मजबूर हैं? क्योंकि लैक्स ऑफ फूड, भोजन की कमी है। और किसकी कमी है? मैं कहूंगा साथियों हैबिटेट्स की कमी है। हैबिटेट्स का मतलब होता है साथियों कहीं ना कहीं आवाज ज्यादा कहना बेहतर होगा, यानी कि इनके रहने की जगह जो कम हो रही ना साथियों, इसलिए ये गांवों में घुसने को मजबूर हैं। इसलिए आंसर आपका कुल मिला के बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों वेंचर की अगर बात करें, इसका आपसे सिनोनिम पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें साथियों इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जोखिम उठाना। क्या इसका मतलब होता है साथियों? जोखिम उठाना। अब यहां पर एंटोनिम्स नहीं साथियों, सिनोनिम्स की अगर बात करें तो प्रोटेक्ट मतलब होता है जोखिम उठाना, नहीं नेग्लेक्ट का मतलब ही नहीं साथियों, कहीं ना कहीं अटेम्प्ट का मतलब होता है कोशिश करना। तो सबसे ज्यादा रिलेट इससे जो कर रहा है वो ऑप्शन नंबर सी वाला ही कर रहा है। चलिए भाई, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है। अब यहां पर साथियों आपको बताना है कि कैसे यहां पर क्या होगा, यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन अब आपके शुरू हो चुके हैं। कह रहे कि स्याही का संबंध जैसे पेन का संबंध जैसे स्याही से है, वैसे ही ब्रश का संबंध किससे होगा, मुझे बताइए। चलिए, तो अच्छा क्वेश्चन है साथियों। अब इस क्वेश्चन को देखिए और टॉप लेवल के सभी रीजनिंग के
क्वेश्चंस देखेंगे, इन क्वेश्चंस के आप लोग आंसर कीजिएगा। जैसे कि साथियों ब्रश का संबंध जो होगा ना पेंसिल से नहीं होगा, वो साथियों पेंट से होगा। जैसे कि साथियों लिखने में पेन में स्याही की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार पेंट करने के लिए हमें ब्रश की जरूरत पड़ती है। उसके बाद देखिए साथियों एक नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, यानी कि साथियों सबसे पहले 92 है, उसके बाद 86 है, उसके बाद 81 आया है, फिर 77 आया है। आपको बताने कि उसके बाद क्या आना चाहिए, और उसके बाद 72 ही आना चाहिए। तो कुल मिला के अगर बात करें क्या लॉजिक आखिर इसमें लगा है, देखिए 92 से साथियों यहां पर 86 जो हुआ है ये -6 हुआ है, बिल्कुल हुआ है। 86 से 81 जो हुआ है साथियों -5 हुआ है, और यहां से साथियों -4 हुआ, तो मैं कहूंगा यहां से कितना हो जाएगा, ये आपका -3 हो जाएगा। और जब -3 हो जाएगा और यहां पर -2 हो जाना चाहिए, तो 77 में अगर 3 घटाते हैं तो 74 आता है। क्या 74 ऑप्शन में है? मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में है। अच्छा अगर 74 में 2 घटाते तो 72 भी आता है, 72 ही आता है, यानी कि अब हमें कंफर्म हो गया कि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले के साथ ही जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि उस पासे का चयन कीजिए जिसे दी गई शीट को रेखाओं के अनुसार मोड़कर बनाया जा सकता है। तो किसको साथियों बनाया जा सकता है, ये बात आपसे यहां पर पूछी जा रही है, मुझे बताइए। देखिए अब यहां पर अगर बात करें, जैसे कि 1 का विपरीत क्या होगा, 1 का विपरीत साथियों 5 हो जाएगा, 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अगर पासे में अगर 1 दिख रहा है तो 5 नहीं दिखना चाहिए। उसी प्रकार साथियों क्या 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 का विपरीत 2 दिख रहा है, ठीक है। तो अगर 3 पासे में दिख रहा है ना, जिसके 3 पासे में दिख रहा है तो 2 नहीं दिखना चाहिए। उसी प्रकार साथियों 6 का विपरीत क्या हो जाएगा बच्चा, 6 का विपरीत 4 हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए 4 पासे में दिख रहा है ना, तो 6 नहीं दिखना चाहिए। तो 4 अगर पासे में, यहां पर 4 दिख रहा है तो पासे में, ठीक है, 6 नहीं दिखना चाहिए। अगर दिख रहा है तो वो पासा बन ही नहीं सकता इसकी मदद से, यानी कि ये नहीं बन सकता। अगर हम बात करते हैं साथियों इसकी, तो 1 का उल्टा 5 हो जाएगा, 1 का उल्टा 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 2 की अगर बात करें, 2 का उल्टा 3 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 4 की अगर बात करें, 4 का उल्टा 6 दिख रहा है, यानी कि ये पासा बन सकता है, इससे ये वाला पासा बन जाएगा, ये वाला नहीं बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करते हैं 1 का विपरीत 5 है, इसमें नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 6 का विपरीत 4 है, इसमें नहीं दिख रहा है। 3 का विपरीत 2 है, नहीं दिख रहा है, ये वाला पासा बन जाएगा। इसकी अगर साथियों बात करते हैं हम लोग, यानी कि ये क्या है साथियों, ये 0 है, क्या है साथियों ये समझ में नहीं आ रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर अगर साथियों बात करें, देखिए 5 का विपरीत क्या है, 5 का विपरीत यहां पर 5 की विपरीत की अगर बात करें 1 है तो यहां पर नहीं दिख रहा है। 3 की अगर बात करें साथियों 2 है, नहीं दिख रहा है। ये साथियों क्या हो जाएगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं कहूंगा साथियों ये 0 है या 6 है साथियों, क्या यहां पर लग रहा है मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा साथियों इसकी वाले की बात समझ में नहीं है साथियों, ठीक है, क्योंकि ये पता नहीं ये यहाँ पर क्या 0 है 6 है पता नहीं क्या है। खैर कुल मिला के यहाँ पर जो बन सकता है वो आपका ए वाला बन रहा है और सी वाला बन रहा है। और ए और सी कहाँ पर ऑप्शन में लिखे हुए हैं साथियों, ऑप्शन नंबर बी में लिखे हुए हैं। तो मैं कहूंगा ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और यही आपका सही जवाब है बी। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि SITAR को TKWEW लिखा जा सकता है, बिल्कुल सही, ठीक है ना। उसके बाद साथियों अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि CRAME को क्या लिखा जा सकता है मुझे बताइए। चलिए देखिए क्वेश्चन अच्छा है। अब क्या होगा साथियों यहां पर, तो यहां पर साथियों क्या लॉजिक लगा है, देखिए एस से यहां पर क्या हो गया साथियों, एस से यहां पर टी हुआ है, आई से के हुआ है। तो कैसे क्या लॉजिक लग रहा है साथियों, एस के डायरेक्ट बाद साथियों टी आता है, यानी कि यहां पर 1 बढ़ाया गया है। 9 है, आई जो होता है ना वो 9 पर होता है, ये 11 हुआ, यानी कि साथियों 2 बढ़ाया गया उसके बाद। और यहां पर टी से डब्ल्यू हुआ है, तो मैं कहूंगा साथियों 3 बढ़ाया गया है। उसके बाद साथियों ए से ई यानी कि 4, और फिर उसके बाद साथियों 5 बढ़ाया गया है। तो ये लॉजिक लगा, यहां पर भी यही चीज होगी। सी के बाद डी आता है, आर के 2 नंबर बढ़ाओगे तो साथियों टी होता है। तो डी टी एक तो यहां है, यहां है, यहां पर नहीं है, ठीक है। उसके बाद साथियों मान लीजिए डी को भी छोड़ दीजिए, ठीक है, इसमें आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कर लो, ठीक है। ए में 3 बढ़ाओगे तो साथियों क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। और एम की अगर बात करें 4 बढ़ाओगे तो क्यू आ जाएगा, और ई में 5 बढ़ाओगे तो जे आ जाएगा। तो ऐसा कहां पर साथियों लिखा हुआ है, डी टी डी क्यू जे, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा है ना क्वेश्चंस का थोड़ा सा अच्छा लेवल में साथियों आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए
कह रहे कि 5 मित्र हैं आर एस वी पी क्यू, उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। तो एक पंक्ति हो गई, 1 2 3 4 5, ये 5 लोग हो गए। सबका मुंह साथियों उत्तर की तरफ है, ठीक है, उत्तर की तरफ है। कहा जा रहा है कि आर के दाईं ओर एस, अच्छा क्यू जो है ना ये आर के दाईं ओर बैठा है तथा एस के बाईं ओर बैठा है। कह रहे कि यदि वी आर के बाईं ओर बैठने वाला एकमात्र व्यक्ति है, ठीक। अब यहां पर समझिएगा साथियों, कह रहे हैं कि आर के बाईं ओर बैठने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन है? वी है, यानी कि आर अगर यहां पर बैठेगा तो वी यहां पर बैठेगा। हम आर और वी को यहां कहीं नहीं बैठा सकते थे क्योंकि यहां पर बात आ गई एकमात्र, क्योंकि आर के बाईं ओर सिर्फ और सिर्फ वी बैठा है, उसके अलावा कोई नहीं बैठ सकता, ठीक है। आर के बाईं ओर बैठने वाला एकमात्र व्यक्ति वी है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। कह रहे हैं कि आर के दाईं ओर क्यू बैठा है, तो यहां पर साथियों क्यू आ जाएगा। और एस बाईं ओर बैठा है, ठीक है, एस बाईं ओर बैठा है क्यू के, तो एस आपका सॉरी क्यू जो है ना ये आर के दाईं ओर और एस के बाईं ओर बैठा है। तो एस के बाईं ओर कौन बैठा है? क्यू बैठा है। अब बचा कौन साथियों? पी बचा, तो पी यहां पर आ जाएगा। पूछा क्या जा रहा है साथियों? कह रहे कि तो बाएं सिरे पर कौन है? बाएं सिरे पर साथियों कौन है? वी है। तो मैं कहूंगा वी आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है आपसे कि यहां पर साथियों जैसे टी ओ वाई को यूपी जेड बना दिया गया, सी ओ डब्ल्यू को डीपी एक्स बना दिया गया, एम ओ एन यू को क्या बनाया जा सकता है, मुझे बताइए। देखिए यहां पर एक बढ़ाया गया, ओ से पी हुआ, एक बढ़ाया, वाई से जेड हुआ, एक बढ़ाया, और यहां पर भी वही चीज लग रही है। तो एम के बाद एन आता है, ओ के बाद पी आता है, एम के बाद ओ आता है, यू के बाद वी आ जाता है। तो एनपी डीवी कहां पर लिखा हुआ है? एनपी डीवी नहीं साथियों, ओ आएगा। ओ वी कहां पर लिखा हुआ? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अगला देखिए, कह रहे कि 9 18 45 126, यानी कि 9 18 45 और साथियों 126 के बाद अब आपको बताना है कि कौन सा नंबर यहां पर आ सकता है। तो कैसे ये हुआ है साथियों? देखिए अगर हम 9 से 18 बनाए तो 2 की गुणा कर दे, ठीक है, लेकिन 18 के गुणा में साथियों अब नहीं हो पाएगा, यानी कि मैं यहां पर मैंने गलत लगा दिया, 2 की गुणा यहां पर गलत कर दी। अच्छा यहां पर अगर साथियों हम बात करें, अब देखिए लॉजिक यहां पर अलग ही लग रहा है, अलग ही यहां पर लॉजिक लग रहा है। देखिए पता क्या करना है, 3 से गुणा करके इसमें 9 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। उसी प्रकार 18 की 3 से अगर गुणा करेंगे, 18 3 54 और 9 घटा देंगे तो 45 आ जाएगा। उसी प्रकार 45 की अगर साथियों 3 से गुणा करते हैं, किससे? 45 की अगर 3 से गुणा करते हैं तो 135 आ जाता है, और 135 में से 9 घटाते हैं तो 126 आ जाता है। मैं कहूंगा सबसे पहले तो साथियों इसकी गुणा 3 से करिए और फिर 9 घटा दीजिए, तो 126 की गुणा 3 से करें तो साथियों कितना आ जाएगा? यहां पर आपका इतना आ जाएगा, और इसमें से अगर 9 घटाएं साथियों तो आपका कितना आ जाएगा? मैं कहूंगा साथियों 369 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपका आंसर अगर है ऑप्शन नंबर किसके साथ? 369, ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे के FIK HKW HKM JMO, उसके बाद LOQ, उसके बाद आपको बताने के कौन से 3 लेटर यहां पर आएंगे। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है साथियों F 6 पर होता है, H 8 पर होता है, J 10 पर होता है, L 12 पर होता है, यानी कि 2 2 2 2 बढ़ाया जा रहा है। तो मैं कहूंगा इसमें भी 2 बढ़ाया जाएगा। L 12 पर होता है, N 14 पर होता है, तो N एक तो यहां पर है, एक यहां पर है। I से K हुआ, 2 बढ़ाया, K से M हुआ साथियों, कितना बढ़ाया गया? 2 बढ़ाया गया, फिर 2 बढ़ाया गया, तो O होता है 15 पर, 2 बढ़ाएंगे Q आ जाएगा। तो NQ कौन से ऑप्शन में है साथियों? NQ कहां पर है? Q ही आएगा, देखिए जरा। चलिए तो ऐसा तो नहीं ये क्यों हो, चलिए अगला देख लेते। K 11 पर होता है, M 13 पर होता है, 2 बढ़ाया गया, M 13 से 15 हुआ, 2 बढ़ाया गया, फिर 2 बढ़ाया गया, तो Q के बाद जो आता है ना वो S आता है। बिल्कुल साथियों ये O नहीं, ये Q ही होगा। तो मैं कहूंगा कि NOS आपका NQS आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बता दीजिए कि आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है। यहाँ पर तो साथियों कुछ लगा ही नहीं है, दर्पण प्रतिबिंब वाला ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसलिए इसको हम लोग क्या कर देंगे? स्किप कर देंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि एक लड़के की तस्वीर की ओर, मान लीजिए एक लड़का है, इस लड़के की तस्वीर है, मान लीजिए ये, इसकी तरफ इशारा करते हो और आप अपने आप को निखिल मानिए और मैं अपने आप को निखिल मानता हूं। चलिए मैं आपको निखिल मान रहा हूं, जो मेरी ये वीडियो देख रहा है आपका नाम मान लीजिए निखिल है, और आप एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए आप कहते हैं कि वह मेरी माँ, यानी कि ये जो लड़का है ना ये आपकी माँ की सास, आपकी माँ
की सास कौन होंगी? आपकी दादी होंगी, यानी कि आपकी दादी की बेटी, आपकी दादी की बेटी के इकलौते भाई कौन होंगे? आपकी दादी की आपकी दादी की बेटी के इकलौते भाई आपके पिताजी होंगे, आपके पिताजी का बेटा, यानी कि वो कौन है? वो आपके पिताजी का बेटा है। तो या तो आप होंगे या आपका कोई भाई होगा। तो तस्वीर में मौजूद लड़के का निखिल से क्या संबंध है? निखिल या तो वो खुद है या उसका भाई है। अब यहां पर ऑप्शन में खुद तो नहीं आया है लेकिन भाई आया है, तो मैं कहूंगा भाई आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, देखिए अच्छा देखिए भाई, ये जो यहां पर ये क्वेश्चन था ना, ये वाला, ये क्वेश्चन साथियों यहां पर आ गया है मेरे हिसाब से। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर आपको बताना है दर्पण प्रतिबिंब कैसा दिखेगा। यू जैसा वैसे दिखता है, ए जैसा होता वैसे दिखता, के बस ऐसा दिख जाएगा। इन की अगर बात करें साथियों, इन ऐसा दिख जाएगा, ए जैसा वैसा दिखेगा और इन ऐसा दिखेगा। अब आपको बताना ऐसा कौन से ऑप्शन में है। मैं कहूंगा ऐसा तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए और बताइए सही जवाब आपका यहां पर साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा, क्या आपका राइट आंसर हो सकता है। देखिए कहने कि असंगत आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, 3 में एक रूल लगा है लेकिन एक में अलग लगा है। देखिए एच होता है 8 पर, आई होता है 9 पर, यानी कि 1 बढ़ाया गया है। पी होता है 16 पर, जी होता है यहाँ पर नहीं बढ़ाया गया। ए होता है 1 पर, बी होता है 2 पर, 1 बढ़ाया गया और यहाँ पर भी 1 बढ़ाया गया, लेकिन यहाँ पर 1 नहीं, कुछ कम बढ़ाया गया और बल्कि घटाया गया है। तो ए सी डी में एक रूल लगा है लेकिन उसमें कुछ अलग रूल लगा है, अलग लगा है, तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह के 5 खिलाड़ी एक पार्क में एक सीधी पंक्ति में उत्तर की दिशा की ओर, चलिए एक पंक्ति है, 1 2 3 4 5 हो गए, ठीक है। 5 खिलाड़ी एक पार्क में एक सीधी पंक्ति में उत्तर की दिशा की ओर मुख करके बैठे, करके ए और बी एक साथ बैठे, ठीक है। करके सी जो है ना ये बी और डी के बीच में बैठा है, ठीक है। करके सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर ई है। अब सी को कहीं पर बैठा लो, मान लीजिए साथियों सी यहां पर बैठ गया, यानी सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर ई है, तो सी एक स्थान 2 यानी कि ई साथियों आपका यहां पर हो जाएगा। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए ए और बी एक साथ बैठे हैं, ठीक है। यानी कि बी और डी के बीच में सी है, यानी कि बी और डी के बीच में साथियों सी है। मान लीजिए बी यहां पर आ गया और डी यहां पर आ गया, तो बी और डी के बीच में सी हो गया। चलिए यानी कि सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर ई बैठा है, सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर ई बैठा है, ठीक है। अच्छा बचा कौन? अब कौन बचा साथियों? ई भी हो गया, डी भी हो गया, सी भी हो गया, ठीक है ना, बी भी हो गया। बाईं ओर से बी की स्थिति क्या है? बाईं ओर से बी की स्थिति क्या है, ये आपसे साथियों पूछी जा रही है। देखिए अच्छा यहां पर अगर एक बार फिर से पढ़ते हैं, यानी ए और बी एक साथ बैठे। अच्छा ए और बी एक साथ बैठे, तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर एक इंसान की जगह बैठा देता हूं। ए और बी एक साथ बैठे हैं और फिर इस वाले को हम कट कर दें, क्योंकि टोटल कितने लोग थे? टोटल साथियों 5 लोग थे और अभी भी 5 लोग ही हैं, 1 2 3 4 5। तो मैं कहूंगा साथियों आपसे क्या पूछा गया है कि बाईं ओर से बी की स्थिति क्या है साथियों? दूसरी है, तो मैं कहूंगा दूसरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर। तो अब आपके सामने साथियों मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। कौन से क्वेश्चन साथियों? कौन से क्वेश्चन साथियों शुरू हो चुके हैं? साथियों मैथ के क्वेश्चंस आपके सामने शुरू हो चुके हैं। चलिए तो बहुत अच्छे तरीके से इन सभी क्वेश्चंस को आपको देखना है और आंसर मुझे बता देना है। खैर इसकी अगर बात करें करके, अगर 713 रुपए की धनराशि को 3 भागों में बांटना है, ए बी सी, ये 3 लोगों के नाम है, और कह रहे कि अगर पहले को 1/2, दूसरे को साथियों 2:3, मतलब ये अनुपात में दे रखा है। कह रहे कि इतने इतने अनुपात में अगर विभाजित करना है तो सी को कितना पैसा, कितनी धनराशि दी जाएगी। अगर कभी भी साथियों आपके सामने 3 लोग हैं और तीनों का अनुपात ऐसे करके दे रखा है, 1:2 या 2:3 या 3:4, वैसे नॉर्मली तो अनुपात ऐसे होना चाहिए भाई, 1:3:5 ऐसे करके होना चाहिए, लेकिन ये तो बटे में। लेकिन इसका सबसे आसान तरीका साथियों पता आप क्या करेंगे? इसको इस टाइप से बनाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ये नीचे वाले जो नंबर है ना, इनका एलसीएम निकाल लो, इनका एलसीएम निकाल लो, आएगा 2 2 से कट करेंगे, ठीक है, 2 दूना 4, फिर से 2 से कट करेंगे, फिर 3 से कट करेंगे, 2 दूना 4, 4 तियां 12। अब जो नंबर आए ना 12, उन सब की साथियों यहां पर गुणा करा लीजिए। क्या करा लीजिए? इन सब की साथियों आप क्या करें, गुणा करा लीजिए। इतनी बात समझ में आ गई? कहिए बिल्कुल समझ में आ गई। चलिए अब अगर बात करते हैं अगली की, 2 एकम 2, 2 छंग 12 यानी कि 6 आ गया, 3 एकम 3, 3 चौक
12 4 दूना 8 8 आ गया, 4 एकम 4 4 तियां 12 3 तियां 9 आ गया। तो मैं कहूंगा ये आपका अब अनुपात निकला है ए अनुपात बी अनुपात सी का, और इन सब की राशि एक तरीके से ये है 713। तो कह रहे कि सी का मान क्या होगा, टोटल राशि 713 है, सी का मान तो साथियों 9 है, तो 9 आ जाएगा, नीचे इन सब का योग आ जाएगा, यानी कि 6 8 कितना हो जाएगा 14, 14 24 बोले तो 23 हो जाएगा, यानी कि अब साथियों यहां पर कितना आ जाएगा आपका 23 आ जाएगा। तो अब साथियों सवाल में तो अब आपके कुछ रहा नहीं है, सिर्फ आपको साथियों 713 गुणा 9 23 करा लेना है, ठीक है ना। चलिए साथियों कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर साथियों यहां पर बात करें, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं 23 तियां कितने हो जाएंगे, 23 तियां साथियों 69 हो जाएंगे, 23 तियां आपके 69 हो गए, 2 बचा, ये 23 हो गया, 23 से कम 23 हो गया, यानी कि 31 की गुणा 9 से कराएंगे, 9 एकम 9, 9 तियां आपका 27 आ जाएगा, यानी कि साथियों 279 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु को 299.20 में बेचा जाता है तो एक दुकानदार को 12% की हानि होती है। अगर इसको 350 रुपए में बेचा जाए तो होने वाला लाभ होगा या हानि होगी, ये आपको बताऊं, और कितना लाभ हो सकता है या कितनी हानि हो सकती है ये आपसे साथियों यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे शॉर्टली, कहने के 299 रुपए में बेचा जाता है तो 12% की हानि होती है, यानी कि साथियों उसको 88% में बेचा जाता होगा, ठीक है ना। तो साथियों वो कितने रुपए में बिकता है, 299.20 में बिकता है, और कहने कि अगर इसको 350 में बेचा जाए तो कितनी हानि होगी। तो पता क्या करेंगे साथियों, देखिए 88 बटे ये चीज नीचे आ जाएगी, ये चीज नीचे आ जाएगी 299.20, और हमें इसका वैल्यू निकालना है ना, तो साथियों इससे आप गुणा कर दीजिए, इससे आप साथियों गुणा कर दीजिए। अब यहां पर आप कैलकुलेट करा लीजिए, 2 0 के बाद पॉइंट है, 2 0 के बाद है पॉइंट कट जाएगा, इसको अगर कट करें साथियों 11 8 88 हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा, 7 जाएगा 79 बचेगा, 11 7 77 हो जाएगा, 2 जाएगा 22 हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा और 0 आ जाएगा। 8 से अगर कट करें साथियों 8 कमा 8, 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 तियां 24 हो जाएगा, कितना जाएगा साथियों 3 जाएगा, 8 कमा 8 16 8 चौको 32 हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा, यानी कि अब आपको साथियों ये 35 कितना साथियों 35,020, तो 35,020 की गुणा आपको किससे कराना है, 340 से कराना है, नहीं गुणा नहीं साथियों भाग कराना है, क्या कराना है भाग कराना है। अरे भाई ये जो निकला है ना ये इसके ये इसी की भी तो वैल्यू निकली है साथियों, तो 35,000 ये आपका 20 हो जाएगा, ठीक है ना। और नीचे आपका साथियों कितना आ जाएगा, नीचे आपका 340 आ जाएगा, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 17 दूना 34, या एक काम करो 2 से अगर इसको साथियों हम कट करें 2 एकम 2, ठीक है, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, ठीक है, 2 पंजे देखिए 2 एकम 2 हो गया, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, 2 एकम 2 पूरा पूरा कट जाएगा। अब 17 से अगर कट करें 17 एकम 17, अब देखिए 2 नंबर को एक साथ कट करें ना तो 0 लगाएंगे, 17 तियां 51 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा साथियों 103% आया है, यानी कि 100 रुपए की कोई चीज होगी उस पर जो आया है 103%, यानी कि साफ साफ 3% का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं कहूंगा 3% का लाभ हो रहा है, और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, मैं कहूंगा बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट है। अब अगला सवाल देख लीजिए साथियों, देख लीजिए और मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो सकता है। चलिए, यानी कि एक वस्तु का सूची मूल्य 18,000 है और इस पर 12% की छूट दी जाती है। शुद्ध विक्रय मूल्य अगर 14,414 करने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट देनी पड़ेगी। देखिए अगर देखिए यहां पर अगर साथियों बात करते हैं 18,000 है, इस पर 12% की छूट दी जाती है, तो 18,000 रुपए पर जब 12% की छूट दी जाती है तो वो कितने रुपए की बिकती है। यानी कि इसको 88% में बेच दिया जाता है। अरे भाई जब 12% की छूट दी जाएगी 88% में बेचा जाएगा। इन 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 18 की गुणा साथियों 88 से कर लो, आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है ना। ये 144 और ये साथियों 144 हो जाएगा। 4 आ गया, 8 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया, ठीक है। मैंने क्या साथियों यहाँ पर गुणा एक तरीके से सही किया, एक बार चेक कर लेता हूँ। 18 गुणा 88, 1584 बिल्कुल सही की है। अब यहां पर अगर बात करें यानी कि 1800 रुपए की जो चीज थी इस पर अगर 12% की आप छूट दोगे तो वो चीज 1584 रुपए की हो जाएगी। तो ये तो एक और छूट होगी। कह रहे कि अगर 1584 पर एक और छूट दे दी जाए तो वो 14,414 रुपए की बच जाती है। तो कह रहे हैं कि कितने रुपए की छूट दी गई, यहां पर 0 लगाइए साथियों, 0 लगेगा। यहां पर 180 की गुणा आपने 88 से की है ना, ठीक है, तो 0 लग जाएगा यहां। चलिए, तो कहने के भाई 15,000 है, ये 14,000 है, तो छूट दी गई तो कितनी छूट दी गई, इसके लिए आपको ये माइनस करना पड़ेगा। 14,414,
414 को माइनस करिए साथियों, 4 0 यहाँ पर साथियों 00 है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे साथियों देखिए ये 10 हो जाएगा। अरे भाई यहाँ से एक लेंगे, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 6 4 जाएगा तो 6 बचेगा। अब ये 40 नहीं, ये साथियों 39 हो गया है, तो 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा, और 15 में से 14 जाएगा साथियों 1 बचेगा। यानी कि मैं कहूंगा साथियों इसको आपको प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। तो साथियों प्रतिशत में बदलना है तो गुणा 100 लगाइए, और बटे में आपका क्या आ जाएगा, देखिए बटे की साथियों अगर बात करें तो 15,840 बटे में आ जाएगा, 15,840 आ गया। अब देखिए ये पॉइंट हटेगा, नीचे 2 0 बढ़ेंगे, इन 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 2 से कट करे 2 सत्ते 14, 2 नीम 18, 2 दूना 4 हो गया, कैंसिल हो गया, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16 हो गया। अब इसको आपको एक तो इसको और इसको साथियों कैलकुलेट करना है, 2 से कट करते हैं एक बार साथियों फिर से, ठीक है। 2 3 6 हो गया, 2 नीम 18 हो गया, 2 छंग 12 हो गया, इसको देखिए 2 3 6 हो गया, ठीक है, 2 11 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 2 छंग 12 हो गया, 2 चौक 8 हो गया। अब देखिए अब यहां पर अगर बात करें थोड़ी सी सेंस वाली साथियों यहां पर बात आई है, क्या बात आई है, देखिए ये है 3000, ये है साथियों 3564 और ये है 396, ठीक है ना। तो ये 10 बार में तो जा नहीं सकता, अगर ये 3900 होता तो 10 बार में चला जाता, तो ये साथियों 9 बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा। तो 9% कहां पर लिखा हुआ है, 9 कहां पर लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पुल की लंबाई 15 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है और गहराई 3 मीटर। मान लीजिए साथियों एक पुल हमने बनाया, पुल हम कैसे बनाए साथियों, देखिए हो सकता हो थोड़ी सी मैं कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, हो सकता हूं मुझसे सही से पुल बन जाए। मान लीजिए साथियों ये पुल है, ठीक है, ये क्या है, ये आपका साथियों एक तरीके से कहीं ना कहीं पुल मान लीजिए। इसकी जो लंबाई है बताई गई है, इसकी लंबाई 15 मीटर है और इसकी एक तरीके से जो चौड़ाई है क्या है साथियों, वो चौड़ाई साथियों मान लीजिए 10 मीटर है, और इसकी जो गहराई है साथियों, क्या गहराई जो है ना वो 3 मीटर बताई गई है। अच्छा, कहने कि इसमें 2.5 मीटर की गहराई तक पानी आ जाता है। 2.5 मीटर का मतलब क्या है, लगभग इतना साथियों क्या आ जाता है, इतना आपका पानी आ जाता है, ठीक है ना, इतना पानी आ जाता है। मतलब इसकी लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, ऊंचाई गहराई कितनी होगी, 2.5 मीटर हो गई। तो कहने कि पुल में पानी की मात्रा कितनी है, तो पानी की मात्रा कितनी है पता कैसे निकालेंगे, पानी की मात्रा ऐसे निकालेंगे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई करके। अब यहां पर ऊंचाई में ये 3 नहीं लिखेंगे, ये 2.5 लिखेंगे, क्योंकि हमें इसी का तो निकालना है साथियों मात्रा। तो 15 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और साथियों ये कितना ही है 2.5, तो ये 2.5 हो जाएगा। अब इसको साथियों आप कैलकुलेट करा लीजिए, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 15 की गुणा 25 से साथियों आप करा दीजिए, 15 पंजे 75, 15 दूना 30 हो जाएगा, 5 आ जाएगा 7, यानी कि 375 कुल मिला के आपका आ जाएगा। यानी कि 375 क्या है साथियों किलोलीटर, ये पानी की मात्रा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगले नंबर का सवाल है, देखिए साथियों इस सवाल की अगर बात करें, इस सवाल भी साथियों बहुत टॉप लेवल का है। इस क्वेश्चन की अगर बात करें कई बार आपके एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है। कह रहे कि 900 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में 850 रुपए प्राप्त करने में कितने वर्ष का समय लगे। यानी कि आपसे समय पूछा जा रहा है कि समय होगा, राशि कितनी दी गई है, मूलधन कितना दिया गया है, 900 दिया गया है, दर साथियों कितनी दी गई है, दर आपको 5% दी गई है, और कहने के इस दर से ब्याज के रूप में मतलब साधारण ब्याज जो निकल रहा है वो साथियों 810 निकल रहा है। तो आपसे समय पूछा जा रहा है, समय यानी कि टी बराबर क्या होता है सूत्र, साधारण ब्याज गुणा 100। अब टी तो यहां हो गया, बचा क्या, पी और आर बचा, तो पी आर यहां हो जाएगा। कैसे निकलेगा, साधारण ब्याज खुद बताया गया है 810 है, गुणा 100 हो जाएगा, पी कितना है साथियों 900 है, और दर कितनी है 5 है। क्या दिक्कत है, इन 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 9 एकम 9, 9 ने 81, 0 लग जाएगा, 5 से अगर कट करेंगे 5 एकम 5 हो जाएगा, और 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। यानी कि साथियों मैं कहूंगा कितने वर्ष, मैं कहूंगा 18 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। ए किसी कार को 25 दिन में करता है, ठीक है, ए किसी कार को साथियों 25 दिन में करता है। उसके बाद कह रहे हैं कि बी उसी काम को 30 दिन में करता है। अब यहां पर एक ऐसा नंबर लेंगे जो कि दोनों के पहाड़े में है, 150 आ जाएगा, 25 छंग और 30 पंजे 150 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि ए एक दिन में 6 काम करता है सॉरी, और बी एक दिन में 5 काम करता है। टोटल काम कितना है, टोटल काम 150 है। तो कहने कि अगर दोनों मिलकर एक साथ 5 दिन तक कार्य करते हैं, तो अगर देखिए 6
ए करता है 6 और बी करता है 5, यानी कि दोनों एक दिन में 11 काम करते। कह रहे कि अगर 5 दिन काम करे तो कितना काम हो जाएगा, तो 55 काम हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, टोटल काम है 150 और 55 काम आपका हुआ है, तो कह रहे तो कार्य का कितना हिस्सा शेष बचा है। पूरा काम कितना होता है, 1, ये पूरा काम है, इतना काम हो चुका है। तो जब पूरा काम साथियों 1 है और इतना काम हो चुका है, तो इस पूरे काम में से जितना काम हो चुका है इसको घटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कार्य का कितना हिस्सा अभी शेष बचा है। तो 150 की गुणा इससे हो जाएगी, 150 आ गया, -55 आ गया, बटे कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। अब 150 में से साथियों यहां पर 55 जाएगा तो 95 बच जाएगा, नीचे 150 आ जाएगा। इसको 5 से कट करें, 5 कम 5 हो जाएगा, 5 3 45 हो गया, 5 3 15 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो 19/30 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, चलिए देखिए साथियों, इस सवाल की अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं तो क्या इस सवाल का साथियों राइट आंसर हो सकता है, मुझे बताइए। कह रहे विवाह के समय एक पति और उसकी पत्नी की औसत उम्र 20 वर्ष है, यानी कि 2 लोग हैं और पति और पत्नी, लिख देते हैं साथियों पति और पत्नी की अगर बात करते हैं, इनकी औसत उम्र जो बताई गई है वो 20 वर्ष बताई गई है। अच्छा, अगर मैं कहूं आपसे कि इनकी टोटल आयु कितनी है, तो 40 वर्ष हो जाएगी 20 की गुणा 2 से करने पर, तो ये आपके सामने निकल आया। अच्छा, फिर कह रहे हैं 6 वर्ष के बाद उनका 2 वर्ष का बच्चा है। अब 6 वर्ष के बाद तो पति और पत्नी की उम्र पता कितनी होगी, 6 इसमें मिलेगी, 6 इसमें मिलेगी, यानी कि कहने का मतलब साथियों ये है कि पति पत्नी की उम्र कितनी हो जाएगी, 6 6 12, यानी कि 52 तो पति पत्नी की उम्र हो जाएगी और उनका 2 वर्ष का साथियों बच्चा भी है, ठीक है। अब कुल मिला के 3 लोग हो गए, तो परिवार की औसत आयु कितनी होगी, तो मैं कहूंगा साथियों 54/3 हो जाएगी, यानी कि 3 एकम 3, 3 7 21, 3 8 24, 18 वर्ष उनकी औसत उम्र हो जाएगी। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल है, कहा जा रहा है से कि एक संख्या है, मान लीजिए वो संख्या x है, उस संख्या के 3/8 यानी कि 3/8 के मतलब गुणा आधा, आधा मतलब 1/2 का 2/3, 2/3 हो गया, 2/3 40 है, ठीक है ना। तो ये साथियों बराबर जो है ना वो 40 है। तो संख्या का 80% क्या होगा, पहले वो संख्या निकाल लीजिए, उसका 80% भी बता देंगे। इस 2 से ये 2, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगी, इस 8 की गुणा 40 से हो जाएगी, तो 8 चौक 32 यानी कि 320 हो जाएगा। वो संख्या 320 आई है और कहने के इस 320 का 80% कितना होता है, तो वो भी हम साथियों निकाल देंगे। इस 0 से ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 32 की गुणा 8 से करा लीजिए, 8 दूना 16 हो गया, 8 3 24 और 1 25 हो गया, यानी कि 256 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिए और बताइए। करके राजेश 1400 रुपए में एक साइकिल को खरीदता है, ठीक है, 1400 रुपए में उसने एक साइकिल को खरीदा और कह रहे हैं 14% की हानि से उसको बेच दिया, तो साइकिल कितने रुपए में बेची। अरे भाई 1400 रुपए 40% की हानि पर बेची, यानी कि 60% पर उसने बेची है। तो साथियों इन 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कैंसिल हो जाए, ठीक है ना। ये 2 जीरो आपके क्या हो गए, कैंसिल हो गए। 17 छंग 84 हो जाएगा, 0 लग जाएगा। यानी कि जब 1400 रुपए की साइकिल है, 40% की हानि पर बेची जाएगी, तो वो 840 की साइकिल बिकेगी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके अलावा साथियों एसएससी एमटीएस का मैंने आपको बताया था कि एक पीडीएफ तैयार की गई है, सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में वो पीडीएफ आपको दी जा रही है। पेपर जैसा आ रहा है तकरीबन 65 से 60% साथियों पेपर आपका वैसा ही आ रहा है, ठीक है ना। तो उसमें साथियों सब कुछ सॉल्यूशन वाइज है, सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है ना। तो उसके अलावा साथियों करंट अफेयर भी है साथियों, टॉप लेवल के 1000 करंट अफेयर के क्वेश्चन है। मैं कहूंगा फटाफट इनको एग्जाम से पहले, अगर 1 दिन 2 दिन 3 दिन में है तो एग्जाम से पहले इनको साथियों क्लियर कर लीजिए, आपका एग्जाम बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।